मधुबनी विधानसभा की। मधुबनी विधानसभा, जिसे अगर हम ये कहें कि मिथिलांचल की हृदय स्थली ये है, तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर किस तरह का मुकाबला है? क्या एनडीए और इंडिया ब्लॉक आमने सामने है? आमने सामने का ही मुकाबला है या जन स्वराज की पार्टी यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाती हुई दिख रही है? रंजन जी, मधुबनी को अगर आप रीड कर रहे हैं तो कैसा मुकाबला यहाँ पर दिख रहा है? प्रत्याशियों में कितना दम है? देखिए, मधुबनी में जो इस बार चुनाव होगा उसमें जो अभी आरजेडी से यहाँ विधायक हैं समीर महासेठ, वो एक और जीत हासिल करना चाहते हैं, वो जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच एनडीए गठबंधन में ये सीट जो है आरएलएम को गई है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को गई है और यहाँ से माधव आनंद को प्रत्याशी आरएलएम ने बनाया है। आपको बता दूं कि जो माधव आनंद हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के काफ़ी विश्वासी हैं, काफ़ी करीबी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जहां भी जाते हैं वहां जो है माधव आनंद उनके साथ रहते हैं। और यही वजह है कि मधुबनी जो कि उनका गृह क्षेत्र भी है, यहां से जो है उनको टिकट दिया गया है और उपेंद्र कुशवाहा ने इस सीट पर माधव आनंद को उतारा है। अगर आप मधुबनी में चुनाव को देखें तो यहाँ पर जनसुराज पार्टी ने अनिल कुमार मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है, तो यहाँ से एआईएमआईएम ने भी अपना प्रत्याशी दिया है राशिद खलील अंसारी। ये जो है एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं। अब जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं और जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं वो चुनाव पर कितना इम्पैक्ट डालते हैं वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर वो चुनाव पर इम्पैक्ट डालते हैं तो परिणाम प्रभावित होगा। जनसुराज के स्कूल बैग में जितना वोट जाएगा उतना नुकसान जो है आरएलएम को होगा, माधव आनंद को होगा और राशिद खलील अंसारी जितना वोट लेकर आएंगे, उनकी पतंग जितनी ऊंची उड़ेगी उतनी परेशानी जो है समीर महासेठ को होगी। तो ये चीज यहाँ पर दिखती है। अगर आप देखें तो पिछले चुनाव में जो 2020 में हुआ था, तब समीर महासेठ ने सुमन कुमार महासेठ को 6,814 वोटों से पराजित किया था। लेकिन उस वक्त अगर आप हार की वजह देखें तो आपको दिखेगा कि एलजेपी ने भी यहां से अपना प्रत्याशी दे दिया था अरविंद कुमार पूर्वे, जो कि लगभग 8.5% वोट लेकर आए थे। और इसके अलावा बीजेपी के जो पूर्व विधायक है रामदेव महतो, जो कि 4 बार मधुबनी से पहले जीत चुके हैं, वो भी यहां पर निर्दलीय ताल ठोक रहे थे और वो भी 4.5% वोट लेकर आए थे। तो लगभग अगर आप देखें तो 12.5 से 13% वोट इधर थे और सुमन महासेठ को 34.5% वोट आए थे। तो उस लिहाज से अगर सारा वोट एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता तो जीत जो है वो एनडीए की हो सकती थी। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में अगर मगर के लिए कोई जगह रह नहीं जाती। जब एक बार परिणाम आ जाता है तो परिणाम ये आया कि समीर कुमार महासेठ ने 38% वोट लाकर 6,814 वोटों से यहां का चुनाव जीता। उससे पहले वो 2015 में भी जो है आपको चुनाव जीत चुके थे और उस वक्त उनको 45% से ज्यादा वोट आए थे। लेकिन ये वो साल था जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। उससे पहले यहां से रामदेव महतो जो है बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन वहां पर भी एक क्लोज फाइट थी, सिर्फ 588 वोटों से हार जीत हुई थी। तो इस बार क्या होगा मधुबनी में यह देखना दिलचस्प है, क्योंकि अब आप इसके लिए लोकसभा का चुनाव देखें तो कुछ चीजें समझ में आ सकती हैं। यहां पर बीजेपी को 55% से ज्यादा वोट लोकसभा के चुनाव में आए हैं, तो आरजेडी से मोहम्मद अली अशरफ फातमी थे, उनको 37% से कुछ ज्यादा वोट आए थे। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त जो चुनाव हुआ वो पोलराइज्ड हुआ और पोलराइजेशन की वजह से ही अशोक कुमार यादव को यहां से बड़ी लीड मिली, 34,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली। लेकिन यह विधानसभा का चुनाव है, यहां परिस्थितियां अलग है और सामने जो है समीर महासेठ होंगे जो कि वैश्य वर्ग से हैं और वैश्य वर्ग के जो वोटर्स हैं यहां पर वो 10 से 11% हैं।
तो ये वोट उनकी तरफ जा सकते हैं और वो सोचेंगे कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी को जो 37% वोट आया था, अगर उसमें ये वोट जुड़ जाए तो वो 47% के आसपास पहुंच जाएंगे। और चूंकि लोकसभा चुनाव के दौरान वैश्य वोट जो हैं वो बीजेपी की तरफ गए होंगे, तो अगर वो उधर से घटे तो वो 45 के आसपास आ जाएंगे। तो एक नेक टू नेक फाइट जो है वो बनते हुए दिख रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर अनिल कुमार मिश्रा जो कि जन सुराज के प्रत्याशी हैं, उनका प्रदर्शन कैसा रहता है, क्योंकि अगर वो ब्राह्मण वोटों में सेंध लगा देते हैं, यहां पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, 16-17% के आसपास है, अगर वो उसमें सेंध लगा देते हैं तो फिर से समीर महासेठ की स्थिति मजबूत हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर राशिद खलील अंसारी जो है वो मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर लेते हैं, जो कि यहां पर 22.6% हैं, तो फिर वैसी परिस्थिति में समीर महासेठ को नुकसान होगा और फायदा फिर माधव आनंद को हो जाएगा। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं। वैसे लगता है कि मुकाबला आमने सामने का ही यहां पर होगा। यहां पर अगर हम जातीय समीकरण देखें तो अनुसूचित जाति के 13.25% वोटर हैं, जो मुस्लिम हैं 22.6%, यादव 8 से 9% हैं, तो 30.5 से 31.5% जो है वो एमवाई का समीकरण है। और जो राजपूत वोटर्स हैं वो 2 से 3%, भूमिहार 2 से 2.5%, ब्राह्मण 16 से 17%, तो सामान्य जाति के वोटर्स 19 से 20% के आसपास पहुंचते हैं। कुशवाहा, कुर्मी और धानुक को जोड़ लें तो 8.5 से 9.5%, और वैश्य यहां पर 10 से 11% हैं। तो जब आप बेस वोट की बात करती हैं, परंपरागत वोटर्स की बात करती हैं, तो एनडीए के हिस्से में 38 से 40% है और एमवाई 30.5 से 31.5% है। लेकिन एमवाई में से वैश्य वोट में सेंधमारी होगी, क्योंकि प्रत्याशी समीर महासेठ है और वो वोट निकलकर जब एमवाई में ऐड ऑन होगा तो वो चीज आपको दिखेगी कि आरजेडी का वोट यहां पर बढ़ेगा। तो यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर ये होगा तो वो हो जाएगा, अगर वो होगा तो ये हो जाएगा। इस स्थिति में मधुबनी का चुनाव जो है इस बार पहुंच गया है। लेकिन एक बात है कि समीर महासेठ के लिए राह उतनी आसान नहीं है, या बेहतर यह कहना होगा कि मुकाबला उतना आसान नहीं है। अगर एनडीए एकजुट रहा, उसके जो वोटर्स हैं वो एकजुट रहे, तो एक कड़ा मुकाबला होगा और उस कड़े मुकाबले में जीत किसी की भी हो सकती है। तो ये दिलचस्प जंग मधुबनी की। अब मधुबनी पर कौन काबिज होता है और किसके वादों पर जनता भरोसा करती है, वोटर्स भरोसा करते हैं, वो तस्वीर भी आपके सामने लाएंगे।